Hello students, welcome to your DSEG home classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Here students, a lot to know, a lot to discuss. As always, before we begin, I commemorating you. Uh, we already taught two lessons, two chapter of political science, class 12th. First one is Cold War era. Next, US dominance in world politics, and this outgoing fourth one is third one is alternative centers of economic and political power. तो ये दो तो पूरे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, तो ये जो तीसरा है ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें जो भी इनमें आपको स्टूडेंट्स को किसी चीज़ भी को प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, तो मैं दोबारा से आपको समझा लूँगा। तो जो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है ना, या अल्टरनेटिव वाला, तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का जो है ना, ये शायद ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे थे 1962 के बाद। 1962 में जो वार हुई थी ना इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो रिलेशन कैसे थे। तो मुझे ये बेहतर लगा कि वो समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले कैसे थे और वार के कारण क्या बने थे और बाद में वो रिलेशन कैसे हो गए। तो मैं ये आपको एक शॉर्ट सा लेक्चर पहले बताऊँगा और हम जो भी चीज़ समझेंगे स्टोरी में समझेंगे, जिससे अच्छी तरह से हमें समझ भी आएगी और हमारे माइंड में भी बैठ जाएगी। तो क्या है इंडिया चाइना रिलेशंस, तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है, तो आप सुनते भी जाइए और कापी पे भी लिखते चलो, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट है 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1947 में क्या होता है कि भारत आज़ाद हो जाता है, भारत को आज़ादी मिल जाती है। कहाँ से आज़ादी मिलती है? ब्रिटिश से। पहले इनके अंडर में था इंडिया। तो 1949 में क्या होता है कि पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना स्टैब्लिश होता है, मतलब चाइना की स्टैब्लिशमेंट होती है। क्या? पीआरसी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था पहले 1949 से पहले क्या चल रहा था, यहाँ पे सिविल वार चल रहा था चाइना में, सिविल वार चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो 1949 में क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो सिविल वार जीत जाते हैं और वो स्टैब्लिश करते हैं किसको? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो तब से ही इंडिया के उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने लगे थे, क्योंकि इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने पीआरसी को रिकॉग्नाइज़ किया था, पीआरसी को मान्यता दी थी, ठीक है। पीआरसी को क्या किया था? मान्यता दी थी। और यूएन में जाके इनका फेवर किया था इस पार्ट, मतलब इस पीआरसी, इस चाइना का, इस रिपब्लिक ऑफ चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंडिया ने सपोर्ट किया चाइना का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो इसे सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है, चाइना को सपोर्ट नहीं करती थी। वो मानती थी कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया सपोर्ट करता था। और यहाँ तक कि 1960 में जब वीटो पावर्स देनी थी तो वो एशिया में किसी एक कंट्री को ही मिलना था, वीटो पावर एशिया में किसी एक कंट्री को मिलनी थी। और शुरू में ये ऑफ़र इंडिया को किया गया था कि वो हम वीटो पावर इंडिया को देंगे, लेकिन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हमारे ऐसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं ये चाइना को दे दो आप। मतलब उन्होंने वहाँ भी चाइना का फेवर किया और वो वीटो पावर किसे? चाइना को मिल गई। और दिस वाज वन ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक इतनी बड़ी गलती थी ना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो बाद में आके उस गलती का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। तो ये था इनका। तो 1950 में जब ये चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, तो 1950 में क्या होता है कि चाइना जो है अटैक करता है तिब्बत के ऊपर, ठीक है। तिब्बत क्या था? एक सेमी ऑटोनॉमी था, वहाँ पे पीएम होता था, उनके पीएम होते थे वहाँ पे दलाई लामा। तो उन्होंने अटैक करा। चाइना मानता था कि जो ये तिब्बत है ये हिस्टोरिकली जो भी है ये हमारा एरिया है, क्योंकि वहाँ उस टाइम के जो राजा थे, चाइनीज़ जो किंग थे, वो यहाँ पे रूल किया करते थे, इसीलिए वो क्लेम करता था चाइना। फिर 1954 में क्या होता है कि पंचशील अकॉर्ड साइन किया जाता है। ये एक 5 प्रिंसिपल्स थे, ये पीसफुल के कुछ प्रिंसिपल्स थे इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस था, तो ठीक है।
तो उसके बाद जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक करा था ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ का कंडम किया था कि चाइना ने ये गलत किया है, इस तिब्बत के ऊपर ऐसे ही इलीगली अपना कब्ज़ा करके रखा हुआ है। लेकिन इंडिया चुप रहा, इंडिया ने कोई बात नहीं बोली इसके ऊपर। और नेहरू कहते थे, नेहरू का मानना था कि तिब्बत जो है ये कल्चरली एंड हिस्टोरिकली द पार्ट ऑफ चाइना, ये नेहरू कहते थे। लेकिन बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ का विरोध करती थी। फिर आता है बाउंड्री डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना की बाउंड्री का डिस्प्यूट। तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट क्या था कि जो बॉर्डर्स हुआ करते थे ना, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट हुआ करता था ना, वो जो बॉर्डर्स वगैरह थे अनडिमार्केटेड थे, अनडिमार्केटेड थे, अनडिमार्केटेड थे, मतलब बॉर्डर मार्क ही नहीं थे। ठीक है, किसी को पता ही नहीं था बाउंड्रीज किसकी कहाँ है। चाइना वहाँ से आता था, इंडिया यहाँ से जाता था। और ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट थी, ये भी एक कारण बने धीरे धीरे आगे इस लड़ाई के। तो क्या होता है कि 1956 में जो चाइना है ना, ये एक हाईवे बना लेता है। ठीक है, 1956 में चाइना क्या करता है, एक हाईवे बना लेता है इंडिया की टेरिटरी पे। ठीक है, एक अक्साई चेन से होते हुए एक हाईवे बना लेता है जो तिब्बत की तरफ जाता है। तो इंडिया को 3 साल तक इस चीज़ का पता ही नहीं पहले कि चाइना कुछ ऐसा काम कर रहा है, 3 साल तक पता ही नहीं। जब 1959 में इंडिया को पता चला कि चाइना हमारी टेरिटरी के ऊपर हाईवे बना रहा है, तो जब इस चीज़ का पता चलता है तो इंडिया ने इसकी आपत्ति जताई, तो चाइना को ये भी बुरी लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1959 में अपराइजिंग होते हैं तिब्बत में। अब जो तिब्बत के लोग हैं ना, वो तो रिवेलियन पे उतर आते हैं ना कि जो चाइना हमारे साथ कर रहा है, तो विरोध करते हैं उसका। लेकिन जो चाइनीज़ की मिलिट्री होती है वो इन अपराइजिंग को क्रश कर देती है, कुचल देती है। और जो वहाँ के पीएम थे ना, दलाई लामा, पीएम कौन थे वहाँ के, दलाई लामा, मतलब पीएम को दलाई लामा बोला जाता है वहाँ पे। जो तिब्बत है ना, वहाँ पे पीएम को बोला जाता है दलाई लामा। एक्चुअल में ये दलाई लामा कोई नाम नहीं होता, बंदे का नाम नहीं है, ये उनकी एक विचारधारा है। जैसे हम इंडिया में पीएम बोलते हैं ना, पीएम कोई नाम नहीं होता है, लेकिन ऐसे हम पीएम का जो नाम होगा वो अलग होगा। लेकिन जैसे हम इंडिया में जैसे मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम है। जैसे इंडिया में पीएम होता है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, दलाई लामा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया वाले उसे शरण देते हैं। और चाइना इस चीज़ का भी विरोध करता है कि आपने इसको यहाँ पे बैठाया, मतलब शरण दिए। तो अब क्या करते थे, दलाई लामा इंडिया में आ गए, तो ये कहाँ पे, ये बैठे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किधर, धर्मशाला में। अब यहीं से वो अपनी गवर्नमेंट चलाते थे। ठीक है, कब भागे थे वो, 28 अप्रैल 1959 को। तो चाइना वालों को ये बात भी बुरी लगी, तो ये भी कुछ कारण बन रहे थे। अब 1960 में क्या होता है कि जो जाओ 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 इन लाई, इनके नाम भी यार क्या क्या होते हैं, जाओ इन लाई विजिट इंडिया, जो यहाँ के अब प्रेसिडेंट होते हैं ना, या पीएम, जो भी 1960 में इंडिया आते हैं, किसके थे ये, चाइना के। ये इंडिया में आते हैं और स्टेटस क्यू की बात करते हैं कि जो भी है स्थिति यथावत रखेंगे हम, क्या करेंगे हम, स्थिति वगैरह जो भी हमारी यथावत रहेगी। तो एक प्रपोज़ल लेके आते हैं वो यहाँ पे, क्या बोलते हैं कि जो अक्साई चीन है या नीफा वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि 20 किलोमीटर मिलिट्री हम पीछे कर लेते हैं। 20 किलोमीटर इंडिया अपनी मिलिट्री पीछे कर लेगी और 20 किलोमीटर चाइना कर लेगी। लेकिन नेहरू इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेहरू इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो 1959 और 61 के आसपास क्या थी कि जो चाइना की आर्मी थी, इंडिया की आर्मी थी, उनमें झड़पें शुरू हो रही थी अब, क्योंकि वही बाउंड्री डिस्प्यूट था ना सारा। तो 1960 में क्या होता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी, नेहरू क्या डिसाइड करते हैं कि नेहरू अब फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब कि जो फ्रंटियर के एरिया है ना, नेहरू का मानना था कि हम उन्हें
घेर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे फ्रंटियर एरियाज़। तो इसके बाद क्या होता है, वार हो जाती है इनके बीच में। ठीक है, जब ये काम मतलब बात से नहीं बनता तो आखिरकार चाइना जब नहीं मानता तो वार हो जाती है। 20 अक्टूबर से ये 21 नवंबर 1962 ये वार हो जाती है 20 अक्टूबर में। तो जो चाइना होता है ना, ये 4 दिन के ही अंदर जो नॉर्थ फ्रंटियर एरियाज़ वगैरह ना इन्हें कैप्चर कर लेता है, क्योंकि इंडिया के पास उतनी मिलिट्री तो थी नहीं उस टाइम। चाइना पूरा वो इस चीज़ के प्लान बना रहा था, उसने बहुत सारी मिलिट्रीज़ वेपन्स वगैरह पहले ही इकट्ठे कर रखे थे, इंडिया को इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो इंडिया क्या करता है, इस वार को हार जाता है। ठीक है, तो ये थी इंडिया चाइना रिलेशंस और वार कैसे हुई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि 1962 के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस हुए कैसे थे। लेकिन याद रखना, चाइना एक ऐसी कंट्री है ना, आप जैसे भी इसके साथ रहोगे ना, ये मतलब बहुत जालिम कंट्री है ये, सिंपल सी बात है जो। तो ठीक है, इंडिया ने इतना इसको फेवर किया, लेकिन इंडिया वालों की क्या हालत की इसने। और आज भी देखो वहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे भी कितनी हालत मतलब टेंशन में चल रहा है वहाँ पे भी अभी। तो ये चाइना के कभी किसी का सगा नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।